ये बात साल 2023 की है। एक माता पिता जो कि काफ़ी गरीब थे वो थाने पहुंच जाते हैं और थाने जाने के बाद में वो कहते हैं कि हमारे छोटे से बेटे के साथ में जो एक आदमी है जो मस्जिद के पास में रहता है, जो मस्जिद का काम भी करता है, उसने हमारे बेटे के सामने बहुत गंदा और घिनौना किया। और जैसे ही एसएचओ ये कृत्य सुनता है वो एफआईआर वहां पर दर्ज कर लेते हैं उसके खिलाफ और साथ ही पोस्को एक्ट भी उसके खिलाफ लगा दिया जाता है और साथ ही आईपीसी की धारा 377 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है उस आदमी के खिलाफ में। अब दोस्तों यहाँ पर सूचना भेज दी जाती है उस आदमी के पास में कि आपको एसएचओ ने यहाँ पर बुलाया है और आपको यहाँ पर बातचीत करनी है, आपसे पूछताछ करनी है। अब जैसे उस आदमी के पास में ये सूचना पहुंच जाती है तो वो डरता डराता आदमी आखिरकार एसएचओ के पास में पहुंच जाता है। अभी वो थाने पहुंचा नहीं था और उनको कहा जाता है उस आदमी को कि तुम यहाँ पर बैठकर अभी इंतजार करो। अब जैसे ही वो आदमी वहां पर इंतजार कर रहा होता है तो इसी बीच में एसएचओ के आने से पहले वो आदमी वहां से फरार हो जाता है। मौका मिलते ही वो वहां से फरार हो जाता है और एसएचओ जब जैसे ही वहां पर वापस आता है और आने के बाद वहां पर पूछा जाता है कि वो आदमी कहाँ है, उससे आदमी से बातचीत करनी है, बुलाकर उसको लेकर आओ। अब ढूंढा जाता है तो वो आदमी वहां से निकल जाता है, रफू चक्कर हो जाता है वो वहां से और फिर से दोबारा से पुलिस भेजी जाती है जहां पर वो आदमी रहता था। लेकिन वहां पर पता चलता था कि वो आदमी वहां से गायब हो चुका है, लौट कर ही नहीं आया है। फोन पर जब बात करने की उससे कोशिश की जा रही तो उसका जो नंबर था वो भी नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अब दोस्तों पुलिस यहाँ पर परेशान हो जाती है कि आखिरकार वो आदमी यहाँ से गया तो गया कहाँ है। आसपास के गांव वालों से वहां पर पूछा जाता है, जितने भी लोग थे जो उसके संपर्क में रहने वाले लोग थे, जो उसके रिश्तेदार थे, जान पहचान वाले लोग थे, सभी से यहाँ पर बातचीत की जाती है कि उस आदमी का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। साल 2023 पूरा गुजर निकल जाता है, साल 2024 भी निकल जाता है और साल 2025 आता है और 8 अप्रैल 2025 की यहाँ पर बात होती है और पुलिस को यहाँ पर एक सूचना मिलती है इस आदमी को आप तलाश कर रहे हैं। तो उसने अपना पूरा नाम बदल दिया है, पहचान बदल दी है अपनी और एक तरीके से कह सकते हैं कि उसने अपना पूरा हुलिया पूरा बदल दिया है। वो अब उत्तराखंड में मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्राइम ब्रांच की जो पुलिस होती है वो मुंबई से सीधा उत्तराखंड में पहुंच जाती है और उस आदमी को वहां पे हिरासत में ले लिया जाता है और हिरासत में लेने के बाद जब उस आदमी से पूछताछ की जा रही तो चौंकाने वाली बात यहाँ पर निकलकर सामने आती है। दोस्तों पुलिस यहाँ पर जो समझ रही थी तो वो आदमी उससे भी ज्यादा खतरनाक, उससे भी ज्यादा शातिर निकलता है। और दोस्तों आज उस आदमी की जो चर्चा है वो सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से जोरों शोरों से हो रही है। आखिरकार क्या चर्चा है, क्या कहानी है इस बीच में, आज कहानी के माध्यम से सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मैं इमरान मलिक। आज की जो सच्ची घटना है जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये जो सच्ची घटना है यह है महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई से लगभग 34 किलोमीटर दूर, 34 किलोमीटर दूर उसका नाम है भिवंडी और भिवंडी थाना क्षेत्र का एक इलाका पड़ता है नई बस्ती और नई बस्ती का भी एक इलाका पड़ता है, उसका नाम होता है नेहरू नगर। 7 बहन का एक भाई, उसका नाम होता है शुएब रशीद, की उम्र जो लगभग है वो 16 साल के आसपास की बताई जा रही थी। वो घर नहीं लौट पाता है। दोस्तों घर वाले यहाँ पर काफी परेशान हो जाते हैं, उसकी बहनें भी परेशान हो जाती है, माँ बाप तो पहले ही परेशान चल रहे थे। आखिरकार यहाँ पर घर वाले जो थे जब आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से पूछते हैं, पूछकर जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं और ये जो तारीख है ये है 20 नवंबर 2020 की। उसे सब जगह ढूंढ लिया जाता है, उसके जो दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनसे सबसे पूछा जाता है लेकिन कोई कुछ बताने की स्थिति में होता नहीं है। घर वाले जब परेशान होते हैं तो भिवंडी थाने पहुंच जाते हैं और कहते हैं साहब कि उनका जो बेटा है जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास की है, उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, सीधा सच्चा सज्जन है और 7 बहनों का वो इकलौता भाई है, वो अचानक से गायब हो गया है। इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, उसका जो हुलिया है, उसकी जो जानकारी है, उसका जो फोटो है, पुलिस यहाँ पर गुमशुदगी में मुकदमा दर्ज कर लेती है और पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरीके की कोशिश करने लगती है और जब पुलिस यहाँ पर कोशिश करने लगती है तो उसको सफलता नहीं मिलती है। गुमशुदगी के मामले में पुलिस वैसे ही ठंडी पड़ जाती है लेकिन जो उसकी माँ होती है और उसकी जो बहनें होती हैं वो परेशान हो जाती हैं और वो डेली बताया जाता है कि वो थाने पहुंच जाती हैं और साथ में वो एसएचओ के सामने बैठ जाती हैं और बैठकर वहां पर कहते हैं कि हमारे भाई को यहाँ पर आप ढूंढ लीजिए, हमारे बेटे को आप यहाँ पर ढूंढ दीजिए। लेकिन जो शुएब रशीद शेख का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा था। दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पर करके वक्त गुजरने लगता है। अब उनकी जो भी कोशिशें होती थी, जो भी वो कर सकते
सकते थे और जो परिवार कर रहा था अपनी तरफ से पूरी कोशिशें, वो पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी थी। चाहे वो तंत्र मंत्र के जरिए हो, चाहे वो किसी मौलाना के जरिए हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी के जरिए हो, चाहे किसी मजार की जियारत करनी हो, हर तरीके से वो लोग कोशिश करने लगे थे ताकि उनका जो भाई है वो ढूंढा जा सके। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि वो हाजी अली की दरगाह पर जाते हैं और वहां पर जाकर भी वो दुआएं करते हैं कि हमारा जो बेटा है वो लौटकर वापस आ जाए। इसके बाद वो एक मौलाना साहब के पास में जाते हैं जो उनके घर से लगभग 20 मीटर की दूरी पर रहते थे। एक मस्जिद होती है और मस्जिद के बराबर में मौलाना रहते थे। जैसे उसका जो परिवार है शोएब रशीद का, वो जाकर मौलाना से मिलते हैं और सारी बातें उनको बता देते हैं कि आप यहाँ पर एक हमारी मदद कर दीजिए, हम आपको यहाँ पर बहुत दुआएं देंगे। इस पर वो पलट कर कहते हैं कि आपकी मैं पूरी तरीके से मदद कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर एक जरूरत है और आपको ये जरूरत पूरी करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि आपको एक बकरे का इंतजाम करना होगा और वो हम बनाने के बाद गरीबों में बांट देंगे। दोस्तों साथ में यह भी बताया जाता है कि वैसे भी वो एक लौता बेटा था उनका, बकरे का वहाँ पर इंतजाम कर दिया जाता है और उनको सारी चीजें होती हैं जो उसका जो पूरा कार्यक्रम होता है वो करने के बाद में गरीबों को दावत दे दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी बेटा उनका नहीं मिल पाता है और उसके बाद फिर थोड़ा सा वक्त है वो भी आगे बीत जाता है और जब वक्त आगे बढ़ने लगता है जो मौलाना साहब होते हैं वो फिर दोबारा उससे कोई नई तरकीब पूछते हैं। तो आप यहाँ पर एक काम और दोबारा आपको करना होगा कि आपको जहाँ पर अब अजमेर शरीफ जाना होगा जो कि एक स्टेट पड़ता है राजस्थान उसके अंदर, और वहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहाँ पर आपको जाकर जियारत करनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि वहाँ से आपका जो काम है वो बन जाएगा। अब बताते हैं कि मौलाना रब्बानी शेख ने जो तरकीब बताई है और इसके बाद वो अजमेर चले जाते हैं और ये भी इस उम्मीद के साथ वहाँ पर जाते हैं कि उनका जो बेटा है वो लौट कर वापस आ जाएगा और 1 महीने तक वो वहाँ पर रहते हैं और उसके बावजूद उनका जो बेटा है वो लौट कर वापस नहीं आता है। साथ ही साथ वो लोग भी लौटकर वापस मुंबई आ जाते हैं और जो भी वो कोशिशें कर सकते थे वो सारी कोशिशें वो करते हैं और अपनी पूरी जो कोशिशें हैं उसको लगातार वो कर रहे थे, उसमें लगे हुए थे। और उसके साथ साथ साल 2020 और 20 नवंबर का टाइम होता है और उस वक्त उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है उस आदमी के ऊपर। उसके बाद 21 आता है, उसके बाद 22 आता है और उसके बाद साल 2023 आता है। लेकिन जो बच्चा था वो जो 16 साल की उम्र का था, कोई अता पता नहीं लग पाता है जिंदा है या मर चुका है, कहां पर है। लेकिन उनको उसके बावजूद भी बताया जाता है कि एक उम्मीद है और उनका जो बेटा है वो लौटकर वापस जरूर आएगा। आखिरकार इसके बाद साल 2023 आता है और नवी बस्ती का ही रहने वाला एक व्यक्ति होता है और वो अपनी पत्नी के साथ में थाने पहुंचता है और थाने जाने के बाद में वो कहता है कि जो मौलाना गुलाम रब्बानी शेख है उसने मौलाना ने हमारे बेटे के साथ में गंदा काम किया और उस आदमी को गिरफ्तार कर लीजिए और उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर जब पुलिस के पास सूचना पहुंचती है और पुलिस यहाँ पर FIR दर्ज कर लेती है, जब उसके बाद उस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए तबीयतें दी जाती हैं, वो थाने जरूर आता है लेकिन वो पुलिस को चकमा देने के बाद में वहां से चुपचाप निकल जाता है। कहाँ गया कहाँ नहीं गया वो पुलिस के लिए वो एक बड़ा सवाल बन जाता है। पुलिस उसको लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लगातार दबीसें दी जा रही थी। बाद में ये जो बात थी क्राइम ब्रांच तक पहुंच जाती है। अब साल 2023 के अंदर मामला जो दर्ज हुआ है आपके थाने में, इससे भी बड़ा एक और मामला है जो साल 2020 के अंदर आप ही के थाने में दर्ज हुआ था और हो ना हो उस लड़की की जो गुमशुदगी है, हो सकता है इसी मौलाना का उसमें हाथ है। अब जैसे ही मौलाना को ये बात पता चलती है और क्राइम ब्रांच इस मामले में और भी ज़्यादा सतर्क हो जाती है और आखिरकार मुखबिर की यहाँ पर सूचना पहुँच जाती है और मुखबिर यहाँ पर बताता है कि ये हिमाचल प्रदेश के अंदर एक मस्जिद है और उसके अंदर ये अपना भेष बदलकर इमामत कर रहा है। आपको वहाँ पर जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। अब जैसे ही क्राइम ब्रांच की जो पुलिस होती है वो मुंबई से सीधा हिमाचल प्रदेश में पहुँच जाती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की उस मस्जिद में जब पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं, लोगों से पूछा जाता है कि मौलाना कहाँ है, तो लोग बताते हैं कि पहले तो थे यहाँ पर लेकिन अब वो यहाँ से जा चुके हैं और हो सकता है कि जिस मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी हो और हो सकता है कि किसी ने मौलाना को या उस आदमी को सूचना दी हो कि यहाँ से निकल जाओ और पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आ रही है। और ये जो बात थी ये साल 2023 की थी। अब जब पुलिस वाले उसको लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, साल 2024 आ जाता है और साल 2025
2025 आ जाता है। और आखिरकार फिर से दोबारा से एक बार सूचना मिलती है पुलिस को, क्राइम ब्रांच को, और ये जो सूचना मिलती है और जो पता चलता है कि उत्तराखंड के किसी ही एक इलाके के अंदर और मस्जिद के पास में वो रहता है, और वहीं पर भी वो तुम्हें मौलाना कह लो या उस आदमी को कुछ भी कह लो कि वो तुम्हें वहां पर मिलेगा, और जितनी जल्दी हो सके आप उसको आकर गिरफ्तार कर लो। और ये जो बात है ये 8 अप्रैल 2025 की है, और उसके बाद उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्त में लेने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। जब उसको थाने लेकर आ जाते हैं और उससे पूछताछ की जाती है तो वो ऐसी ऐसी कहानी बताता है कि पुलिस वहां पर सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये जो आदमी है ये इतना घिनौना काम आखिर कैसे कर सकता है। दरअसल ये जो आदमी था ये कहने को मौलाना बना हुआ था दूसरा भेष धारण करने के बाद, इसको लड़कों का शौक था और ये इस तरीके के गंदे काम करता था। जब बताया ये जाता है कि एक रात की बात है जब ये घिनौना कृत्य कर रहा था उस लड़के के साथ में, उस लड़के के साथ, और इसी बीच के अंदर वो जो 16 साल का लड़का था, साल 2020 की जो बात है, नवंबर का महीना चल रहा था उस वक्त, अचानक ही वो जो लड़का था 16 साल का शोएब रशीद शेख, वो वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पर चुपके से सारी चीज़ें जो मौलाना जो गलत काम कर रहा था उसको वो देख लेता है। और जैसे ही वो देख लेता है उस आदमी को, और उस आदमी की भी नज़र इस लड़के पर पहुँच जाती है शोएब के ऊपर। अब यहाँ पर ये आदमी डर जाता है। अब उसको लगता है कि मेरी जो घिनौना काम है वो इसने देख लिया है, अब उसका जो काम है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, मेरी इज्जत है गांव के अंदर वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अब वो सोचता है कि यहाँ पर अगर मेरी बदनामी यहाँ आसपास में होती है तो मेरी पूरी तरीके से जिंदगी खत्म हो जाएगी। वो कुछ नहीं करता है, लेकिन वो पूरी तरीके से बताया ये भी जाता है कि शांत रहता है। उसका दिमाग चलने लगता है और उस लड़के को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। और वो लड़का उसके पास में पहुंच जाता है, बताया ये भी जाता है पुलिस के द्वारा। और पुलिस को जब उसको वहाँ पर आप देखता है वो आदमी उस हिसाब से उस लड़के का शोएब का गला इतनी ताकत से दबा लगता है और इतनी ताकत से वो उस गले को दबाता है उसके को, जब तक उस बच्चे की मौत नहीं हो जाती। अब वहाँ पर वो मर तो जाता है, उस लड़के को मार तो देता है, और उसके बाद में वो सोचता है कि इसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। अब जब वो ये सब सोचता है तो वो क्या करता, वो दूसरी तरकीब निकालता है और उसके बाद उन टुकड़ों को उसके टुकड़े कर देता है। और उसको लगता है कि अब टुकड़ों को मैं फेंकूंगा तो ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर पकड़ा जाऊंगा। अब उसमें वो सोचता है कि टुकड़े फेंकूंगा तो कभी ना कभी उसके जो राज की बात है वो खुल जाएगी, और इसलिए वो कुछ और तरकीब यहाँ पर सोचने लगता है। जहाँ पर उसकी दुकान थी, किराना स्टोर था, और उसके बराबर में ही एक और दुकान थी जो कि हमेशा से बंद रहती थी और बाहर से उसके अंदर ताला लगा हुआ बताया जाता था। उसके अंदर वो उस दुकान के अंदर गड्ढा खोदता है, और गड्ढा खोदने के बाद उस लड़के की जो लाश है, जो शोएब था, उस लड़के की लाश के टुकड़ों को उस दुकान के अंदर दफन कर देता है, उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है। और उसके बाद वो पूरी तरीके से आराम से रहता है। और परिवार के लोगों ने इसी मौलाना से संपर्क किया था कि हमारा बेटा गायब है, और इसी ने कहा था कि आप बकरे का भी इंतज़ाम कर लीजिए, यानी कि मिस्कीन यानी कि गरीबों की दावत कर दीजिए यहाँ पर। और इसी ने ही कहा था कि आप हाजी अली की दरगाह पे भी जाइए, वहाँ से आपका काम हो जाएगा, जियारत हो जाइए। और उसी ने ही कहा था कि आप अजमेर जाइए, और अजमेर जाने के बाद वहाँ पर आप जियारत कीजिए, कम से कम आपको 1 महीने का समय देना पड़ेगा वहाँ पर। और इस तरीके की नई नई तरकीबें मौलाना ही बता रहा था। और वो ही दोस्तों यहाँ पर कातिल होता है उस लड़के का जो 16 साल की उम्र का था। अब जब पुलिस के माध्यम से उनको जानकारी मिलती है उनका जो बेटा है, उसी रात जिस रात वो उनका बेटा गायब हुआ था और उसी रात वो मर चुका था और उसका कत्ल हो चुका था, और उसके छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर किए जा चुके थे। कुछ टुकड़ों को सड़कों के किनारे फेंक दिया जाता है और बाकी टुकड़ों को उसने अपनी ही दुकान के बराबर में जो दुकान थी उसके अंदर वो दफन कर देता है। पुलिस की टीम होती है, जब उस आदमी से ये जानकारी टीम मिलती है, उसके बाद डॉक्टरों की जो टीम होती है, राजस्व की टीम होती है, ये जो सारी टीम होती है ये मिलकर वहां पर पहुंच जाती है। उस दुकान को वहां पर खोल दिया जाता है। उस दुकान को जब खोला जाता है, जो कि बताया जाता है कि नेहरू इलाके के अंदर होती है, यानी कि उस दुकान के बराबर वाली दुकान होती है। अब उसमें वहां पर गड्ढा खोदा जाता है। लगभग 4.5 साल पहले जो दफन किया गया था टुकड़ों के रूप में,
उसके कुछ अवशेष वहाँ पर मिल जाते हैं और जब अवशेष मिल जाते हैं पुलिस को, तो पुलिस उनको फोरेंसिक टीम के लिए जांच के आदेश देती है। और बताया जाता है कि जहाँ पर फोरेंसिक लैब होती है उस जगह का नाम होता है कलीना, और उसके बाद वहाँ पर और उनको लैब के लिए वहाँ पर भेज दिया जाता है ये पड़ताल करने के लिए कि ये जो भी अवशेष हैं, ये जो कंकाल मिला है, ये वाकई उसी लड़के का है, शोएब का है, जिसका 4.5 साल पहले कत्ल कर दिया है, या फिर ये किसी और का है। अब पुलिस दोस्तों यहाँ पर लगातार जांच पड़ताल में जुट जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पर, अखबारों के अंदर, टेलीविज़न के अंदर ये सारी जानकारी निकल कर सामने आती है, ये सारी न्यूज़ निकल कर सामने आती है। और वहाँ जब इस बात के बारे में, आदमी के बारे में, इसकी करतूत के बारे में पता चलता है, तो उस इलाके के अंदर जो नई बस्ती होती है, बताया जाता है कि बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं, पुरुष और बच्चे वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। और इकट्ठा होने के बाद में मीडिया वालों से एक ही बात वो करते हैं कि या तो आप हमें इसे दे दीजिए और हम इसका इंसाफ कर देंगे। महिलाएं दोस्तों, बताया जाता है कि इतना गुस्से में थी, उसकी माँ इतना गुस्से में थी कि उसको वही मारने की वो बात भी कर रही थी। वो कहती है कि कानून अगर अपना काम ईमानदारी से कर रहा है तो जल्द से जल्द कानून से कहो कि उसे फांसी देने का इंतजाम करे, यानी कि उसको फांसी दी जाए ताकि कि उसके बेटे को इंसाफ मिल सके। अब दोस्तों, आपको पता ही है कि इंसाफ मिलने में हमारे देश के अंदर कितना वक्त लग जाता है, साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पता चलता है कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा किया गया था, उसी व्यक्ति ने उस बच्चे का यहाँ पर कत्ल किया था। तो दोस्तों, इस पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी जो भी राय है, आपको क्या कहना है इस पर कि आप अपने आसपास देखिए कि जो लोग हैं जिनके साथ आप उठ रहे बैठ रहे हैं वही आपका कत्ल कर सकते हैं। जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।